Hello students, how are you all? Okay, so beta we have discussed too many things in chapter number 3 of BST, that is business environment. And what we have learned in this chapter till now, that is what is business environment, what are the importance features of business environment, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट थे, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या रहा है ना। तो इसमें जब भी हम इंडिया की बात करते हैं बेटा और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं सिंस 1991 से, तो हमारे माइंड में तीन वर्ड्स जो हैं वो निकल के आते हैं। उनको इन शॉर्ट हम बोल देते हैं एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इनके बारे में हम आज डीपली डिस्कस करेंगे बेटा एज पर आवर सिलेबस। हाँ जी, तो बोल रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अंदर कि सिंस 1991 इंडिया हैज़ बीन गोइंग ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। वी हैव नाउ अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब देखो इसमें क्या मेन, पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या थी। हमारा देश बेटा आज़ाद हुआ था 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमारे देश की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर, नियर अबाउट 75%। और नियर अबाउट 85% जो थे वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में। और वहाँ पर हमारे उस इस कंट्री के अंदर उस टाइम पर जो हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो बहुत ही लो लेवल पर काम कर रहे थे, क्योंकि वो सारे का सारा किसके अंडर था, पब्लिक सेक्टर के अंडर आता था, गवर्नमेंट के अंडर था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि एक जो अपलिफ्टमेंट था वो नहीं मिल पा रहा था। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्रिएट की गई बाय द गवर्नमेंट 1948 में हुई, उसके बाद मतलब रेगुलरली होती रही। फिर लास्ट में जो एक पॉलिसी हमारी बन के आई थी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट वाज 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसके अंदर हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए, बहुत अलग से डिसीजन लिए, जिनसे क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक एनकरेजमेंट मिल गया। वो एनकरेज हुए, ठीक है, किसकी तरफ, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि जो हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी उसको धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट किया, किस तरफ, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है बेटा, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो तीन जो मेन उस टाइम डिसीजन लिए गए थे वो डिसीजन हमारे सामने निकल के किस बेस पर आए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बेस पर। ओके, तो हम इनको एक 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 करके पढ़ते हैं बेटा। तो लिबरलाइजेशन क्या है, पहले तो इसका मतलब समझो। इसका मतलब था इट मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। 1991 से पहले बेटा क्या था कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ थी या फिर जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उनके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल था, किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का। तो उसको क्या किया, मतलब उसके ऊपर से जो रोल था कि भाई सिर्फ इन्हीं का कंट्रोल रहेगा, उस कंट्रोल को हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, फिर बोल रहा है एबोलिशिंग लाइसेंसिंग, मतलब डी लाइसेंसिंग। मतलब पहले क्या था बेटा कि पहले आपको कोई भी अब इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना पड़ता था तो आपको पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। नो डाउट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आज भी है, पर अब जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए है। लाइक केमिकल हैजर्डस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लिक्विड एंड वाइन्स हैं उनके लिए, मतलब और अपनी जो ये ड्रग्स जो हैं, केमिस्ट वगैरह जो हैं, इनके लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पर पहले क्या था कि आपको कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करना पड़ता था, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। तो हर एक इंसान डर जाता था कि हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अंदर घुसना बहुत झमेले का काम है, तो वो घुसने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि
अब क्या कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दी गई है कि वो विदाउट लाइसेंस अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिंग, मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो कंट्रोल था कि बिजनेस का रिस्ट्रिक्शन पर कि आपको बिजनेस को इस लेवल पर ही आपको एक्सपेंड करना है, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, उसके रिस्ट्रिक्शन को सारा हटा दिया गया, मतलब लिबरल कर दिया, मतलब आपको आज़ादी दे दी एक तरफ से, ठीक है। फिर बोल रहा है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी सारे कंडीशंस लगा दी जाती थी, अब वो सारी कंडीशन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। बोल रहा है फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस थे, ठीक है, पहले उन पे फ्रीडम नहीं थी उसको फिक्स करने की, लेकिन अब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर उसके प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के वो फिक्स किए जाने लगे। फिर बोल रहा है जो टैक्स रेट था वो काफ़ी हैवी था, उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया। फिर बोल रहा है लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के अंदर जो अननेसेसरी कंट्रोल था उसको लिफ्ट अप करते हैं, वो ख़त्म करने की कोशिश की गई। फिर बोल रहा है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप क्लास 11th में बेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर पढ़ कर आए हैं, वो प्रोसीजर बेटा पहले था जो उससे बहुत सिंपल है। पहले प्रोसेस बहुत लेंदी हुआ करता था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड होती थी, लेकिन उन कंडीशन को क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और थोड़ा उसको कट ऑफ करके थोड़ा सिंप्लीफाई मोड में लेकर आए। फिर बोल रहा है मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। मतलब फिर क्या हुआ कि जो जो फॉरेन कैपिटल था उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए बोला गया, ठीक है। मतलब बाकी कंट्री से हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हुए कि वो यहाँ पर आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा सुधार आएगा। मतलब ये सारा किस को इंडिकेट करता है, लिबरलाइजेशन को, ठीक है बेटा। तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारे जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पर ये पॉइंट सारे किसको लिंक करते हैं, डायरेक्टली लिबरलाइजेशन। हाँ जी, अगला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या, देखो इट मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो मेन जो फोकस जो है किस सेक्टर की तरफ क्या गया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले क्या था कि मैक्सिमम कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंडर हुआ करती थी, तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन था, ठीक है, बाकी पॉलिसी क्रिएशन का इतना बर्डन था, ऊपर से ये जो कंपनीज थी इनका ये बर्डन। तो उस लेवल की जो प्रोडक्टिविटी थी, उस लेवल की जो एक्यूरेसी थी, उस लेवल की जो एफिशिएंसी थी वो नहीं आ पा रही थी। तो इसके लिए एक फोकस किया गया कि हमें क्या करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि ये जो कंपनीज है प्राइवेट हाथों में जाएँ और इससे क्या है इनकी एफिशिएंसी निकल के सामने आए। फिर प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, तो जैसे कि कई जगह पर हमने ऐसे जो इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट किया, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको मतलब प्राइवेट जो अपने पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर के अंडर डाल दिया। तो मतलब क्या पब्लिक से प्राइवेट डाल दिया, तो पब्लिक सेक्टर का तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना एक तरफ से, कि वो किसकी तरफ चला गया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया बेटा। फिर बोल रहा है डायल्यूशन ऑफ स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट का स्टॉक था, जो स्टैक था सॉरी, ठीक है, उसको पब्लिक सेक्टर में डाइल्यूट कर दिया। फिर बोल रहा है इफ़ डायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51% इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर डायलेशन अगर कितना हो जाए 51% से, यानी कि 51 या 51% से ऊपर चला जाए, तो सारे के सारा जो मैनेजमेंट या ओनरशिप है किसके पास चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चल जाएगी। और ऐसा ही करना पड़ा ताकि एक पर्टिकुलर जो हैं लोग उसको पर्टिकुलर कंपनी की तरफ फोकस करें और उसके ऊपर फोकस जो और अटेंशन जो है वो प्रॉपर हो पाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है बेटा उनके पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड था कि वो इन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी था फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। हाँ जी, फिर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या करा, इसमें क्या करा ग्लोबलाइजेशन में कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपके गुड्स का ट्रांसफ़र होगा। अब हमें पता है कि एक जो गुड्स और सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर जगह पे बनती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो डेमोग्राफिक जो लोकेशन अपने लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो हर जगह नहीं मिलेंगे।
तो वो चीज़ वहाँ कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, पर उसकी रिक्वायरमेंट तो हो सकती है ना बेटा। अब क्या राजस्थान के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, तो सेब नहीं उगा सकते हम लोग, है ना, वो तो हिमाचल प्रदेश या फिर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर उगेंगे। तो क्या इसका मतलब राजस्थान के लोग सेब नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं ना, तो उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो वो कहाँ से लेंगे? हिमाचल प्रदेश से ले रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से ले रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आई कि जो चीज़ प्रोड्यूस कर पा रहा है अमेरिका, उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में भी तो हो सकती है। जो चीज़ प्रोड्यूस कर पा रहा है इंडिया, उसकी रिक्वायरमेंट बांग्लादेश में भी हो सकती है। मतलब एक जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, पर उसकी प्रोडक्शन शायद उस कंट्री में ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया कि सारी कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस क्रिएट किए गए, एक ग्लोबल हब बनाया गया। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री लेस वर्ल्ड, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं, इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। ठीक है, बाउंड्रीज लेस वर्ल्ड, जहाँ पर क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन, जो इन बिटवीन द नेशंस फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, मतलब कोई भी कंपनीज जो हैं एक दूसरे के कंट्री के अंदर जा कर के इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, जिसको हम एमएनसीज बोल देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम इंडिया में एग्जांपल लें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना। कोलगेट तक का एग्जांपल है तो कोलगेट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आती है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इसी तरीके से सारा फ्लो है वो। अब इन्वेस्टमेंट क्या है कि बाहर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका इंडिया में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशन। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशन, मतलब मेन देखो कि मूवमेंट किस किस चीज़ का हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल, इन सब का ईजिली फ्री फ्लो होने लगा। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यस, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से जो चेंजेस आए बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो देखो क्या रहा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर पहले कंपटीशन था ही नहीं। जहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा बेटा, वहाँ पर ऊपर उठने की भावना कैसे आएगी, है ना। जहाँ पर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा ना बेटा, वहाँ पर हमेशा एक पर्सन दूसरे पर्सन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वेज में। ठीक है, तो ये अगर इसमें जब ये एलपीजी स्टार्ट हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने एंटर किया, ठीक है, 1991 में, तो उससे कंपटीशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि फ्री फ्लो मिल गया सभी को। कोई भी मतलब जो लाइसेंस, डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, कोई भी अब अपनी कंपनी खोल सकता है, कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि लोगों में एक कंपटीशन की भावना आ गई। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई इंडिया में, और इंडिया की कंपनीज बाहर जाने स्टार्ट हो गई। तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन था इन बिटवीन द एंटरप्राइजेस वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब हमें पहले पता है कि पहले तो क्या था कि जो गुड्स बन गया, जो प्रोड्यूसर था उसने जो गुड्स बना दिया, वही कंज्यूमर कंज्यूम करता था। पर बाद में जब फ्री फ्लो होने की वजह से जो कंज्यूमर था वो एक किंग ऑफ द मार्केट बन गया यहाँ पर। ठीक है, उसकी डिमांड्स को हमें क्या किया, जो भी प्रोड्यूसर थे कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर फोकस करने लगे। ठीक है, जो कंज्यूमर था वो मोर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि उसके पास क्या हुआ, जो है इनकम का फ्लो आना स्टार्ट हुआ, और जितना इनकम का फ्लो आएगा तो आपकी डिमांड उतनी बढ़ती जाएंगी। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। पहले जो टेक्नोलॉजिकल, देखो अगर मैं एक लेवल पे हूँ और एक जगह पर बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ वहीं पर मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लूँ, हो सकता है हो जाए, पर ये भी तो हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, है ना। लेकिन अगर रिलेशन रहेगा इन बिटवीन टू कंट्रीज़ और आपके लिए फ्री फ्लो होगा हर एक चीज़ का, तो आपके लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था वो काफ़ी स्पीड से होने लगा। हाँ जी, फिर बोल रहा है नेसेसिटी ऑफ फॉर चेंज। अब हमें पता है कि बोल रहा है आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेज हैव बिकम ट्रबलेंट एज अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंटरप्राइज हैव टू कॉन्टीन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशन। अब हुआ क्या, देखो 1991 से पहले क्या था कि सब कुछ मतलब बहुत लो लेवल पर चल रहा था, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो पा रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे 1991 की पॉलिसी हमारे सामने निकल कर आई, जैसे एलपीजी मॉडल निकल कर आया, तो क्या हुआ कि ये चेंज होने स्टार्ट हो गए, और ये चेंज क्या बन गए, फिर नेसेसिटी बन गए। ठीक
ठीक है। नेसेसिटी मतलब कि इनकी ये हमारी ज़रूरत बन गया कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉपर फ्लो करना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर फ्लो करना है, तो मतलब ये हमारा नेसेसिटी बन गया उसके टाइम पर। फिर बोल रहा है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ये मेन पॉइंट था बेटा कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना जरूरी था। बोल रहा है द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंसीज। अब देखो पहले क्या था कि लिमिटेड हमारे पास कंपनीज थे, लिमिटेड लोगों का काम रहता था, और जैसे जैसे कंपनीज इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हुई, वैसे वैसे क्या हुआ, हमें रिक्वायरमेंट बढ़नी स्टार्ट हुई किसकी, ह्यूमन रिसोर्स की। और ह्यूमन रिसोर्स भी किस टाइप का, एक कॉम्पिटेंट, है ना, कि जो जिस फील्ड में जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उस फील्ड के लिए वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। तो इसमें हुआ क्या कि ह्यूमन रिसोर्स की ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। आप आज से अगर 25-30 साल पहले देखेंगे तो मतलब किसी भी फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पर। लेकिन अगर आज आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम भी क्रैक करना है बेटा, तो आपको बहुत सारे लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं, है ना। तो मतलब ये क्या, ये कॉम्पिटेंसीज तो इंक्रीज हुई है, ये ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट तो हुई है एक तरफ से, है ना। फिर बोल रहा है मार्केट ओरिएंटेशन। तो अब क्या हुआ कि अगर हम आज की बात करें, जो मार्केट ओरिएंटेड जो फर्म है वो बन चुकी हैं, जो फर्म्स है वो क्या बन चुकी हैं, मार्केट ओरिएंटेड बन चुकी है। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या सप्लाई होनी चाहिए, उन सब पर फोकस होना स्टार्ट हो गया। फिर मतलब यहाँ पर नीड्स को मेन बेस मान लिया गया फिर, ठीक है। अब बोल रहा है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर्स। अब बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो बजटरी सपोर्ट था फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। क्योंकि हमें पता है पब्लिक सेक्टर से हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन के बेस पर पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर में उसको डाल दिया, है ना। डील हमने क्या कर दिया, डील लाइसेंसिंग कर दिया। हमने क्या कर दिया कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, जो पब्लिक कंपनीज थी, उनका रोल था उसको किसको दे दिया, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो मतलब इससे हुआ क्या कि बजटरी सपोर्ट खो गया, किसका, पब्लिक सेक्टर का। हाँ जी। तो ये बेटा हमारे इम्पैक्ट थे। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, ठीक है। ये बेटा जो टॉपिक चल रहा पूरा ये इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ही लेकर चल रहा है। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की, जिसमें एलपीजी के बारे में बात की। अब हम उसी को ही थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, उसका नाम हमने रखा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का हम कह सकते हैं इसको, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। क्या इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो बोल रहा है वाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्वेश्चन निकल के आता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट द इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहला पॉइंट तो क्या बोल रहा है कि जो इम्बैलेंस हो रहा है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उसको डेवलप करना है ना, इम्बैलेंसेस को ख़त्म करना है। अब हमें पता है, हमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक स्टेट तो काफ़ी रिच है, दूसरा स्टेट उसी के मुकाबले काफ़ी पुअर है ना। तो इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी, कहाँ पर, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बोल रहा है कि टू डेमोक्रेट एरियाज अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली डिवाइड करना है यहाँ पर, कि भाई किस एरिया में किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पब्लिक सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना। फिर बोल रहा है टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमें पता है कि हम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रिसोर्स हैं वो क्या है, स्केयर्स हैं, और ह्यूमन वांट्स क्या है, वो है अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और ह्यूमन जो अपने रिसोर्स हैं वो वेरी स्केयर हैं। तो स्केयर रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए यूटिलाइज़ करना है, इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए फोकस किया गया यहाँ पर। फिर बोल रहा है टू प्रिवेंट द वेस्टफुल यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका जो वेस्टफुल यूज़ हो रहा था उसको रोकने के लिए भी फोकस किया गया, ठीक है बेटा। हाँ जी। तो बोल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इट इंडिकेटेड द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड अंडरलाइन द नेशनल प्रायोरिटीज एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखो इसके अंदर इसने काफ़ी कुछ बोल दिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या आ सकता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर आ सकता है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, रोल ऑफ जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर आ सकता है, स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के रोल आ सकते हैं। तो उन सबको यहाँ पर मतलब सबको लेके चल रही है, ठीक है। इट आल्सो एक्सप्रेस्ड गवर्नमेंट्स पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, लेबर पॉलिसी,
ठीक एंड टैरिफ पॉलिसीज़, और इन सब के लिए भी आ जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता है गवर्नमेंट पॉलिसी को भी फोकस करना है, फॉरेन कैपिटल के ऊपर भी फोकस करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना है, लेबर की पॉलिसीज़ क्या है उसके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, इन सब पॉलिसी के ऊपर जो फोकस करना है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को। अब बोल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवार्ड्स इंडस्ट्री क्या है। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बोल दिया मेनली, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इंडस्ट्रीज़ के लिए, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है इंडस्ट्रीज़ के लिए, गवर्नमेंट का ऐसा क्या सिस्टम चलेगा जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देयर बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, ठीक है, हैज़ बीन गाइडेड रेगुलेटेड एंड प्रमोटेड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या फिर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देखो बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक कैसे डेवलपमेंट होगा ये कौन गाइड करेगा, ये गाइड करेगा हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये कौन रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये कौन प्रमोट करेगा, ये प्रमोट करेगा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ जी, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, हालांकि पॉलिसीज हमारी बहुत सारी बन चुकी है पहले भी कि 1948 से स्टार्ट हो गई थी बननी बेटा, लेकिन हमारी जो मेन पॉलिसी रही थी वो 1991 रही थी, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोल देते हैं 1991। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोल रहा है टू मेंटेन द सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, कि हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ग्रोथ करनी किस चीज़ की, प्रोडक्टिविटी की, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कि इंडस्ट्री को इस तरीके से हमने यूटिलाइज़ करना है कि वहाँ से हम क्या निकाल सकें, मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिममली हम क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स है अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा बेटा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी कि जहाँ पर जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट अगर आपको ऑप्टिममली आप वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर जो उस ह्यूमन रिसोर्स के जो भी इनहेरेंट्स हैं या फिर जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मेन फोकस था कि यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं टू अटेन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमें पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इसलिए मेनली क्रिएट किया गया कि ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हम कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकें, इंडिया भी इंटरनेशनल लेवल पर आ सके। ठीक है, टू एनहांस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी पड़ेगी ना, तभी तो आके सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, टू एबोलिश द मोनोपोली ऑफ एनी सेक्टर इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी ग्राउंड्स, मतलब किसी एक सेक्टर का जो मोनोपोली है, मतलब उसका एकाधिकार जो है उसको ख़त्म करना। जैसे पब्लिक सेक्टर था उसका जो एकाधिकार था पहले उसको ख़त्म किया गया, तो हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ऊपर फोकस किया। तो ये इसमें मेन पॉइंट था बेटा। हाँ जी, अब इनिशिएटिव्स किस किस एरिया में लिए गए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी उसके अंदर जो इनिशिएटिव थे कहाँ लिए गए बेटा, ये तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में, हमें पता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या किया गया कि डी लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस किया गया, कि हर एक कंपनी को ये नहीं कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत लिमिटेड कंपनीज के लिए लाइसेंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सब के लिए नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया कि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, वो 100% तक कर दिया गया बाद में, है ना। तो बोल रहा है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, अब हमें पता कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे पहले, तो हमें इसके लिए बाकी कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने रसिया की हेल्प ली, हमने अमेरिका की हेल्प ली है, ठीक है, चाइना से अपग्रेडेशन लिए हैं। तो मतलब ये क्या है बेटा, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट जो हैं ये इनके ऊपर फोकस किया गया। फिर बोल रहा है पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज़, तो पब्लिक सेक्टर के लिए भी इसमें पॉलिसीज़ क्रिएट की गई, पब्लिक सेक्टर के पास क्या क्या एरिया रहना चाहिए और क्या क्या एरिया उनके पास से निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर फोकस किया गया, ये मेन एरियाज थे। तो अब देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या हुआ, ठीक है, तो उसके मेन क्या क्या उसके रिजल्ट निकल के आए वो आपके सामने है। डी लाइसेंसिंग हम बात कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ये भी हम बात कर चुके हैं बेटा, डिस इन्वेस्टमेंट इसके बारे में फोकस कर चुके हैं हम, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल था उसको लिबरलाइजेशन करना, मतलब कि फॉरेन कैपिटल का यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करना, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलेब्रेशन की, जैसे कि लिबरल पॉलिसी क्रिएट करनी है कि भाई जो टेक्निकल कोलेब्रेशन हो सके बाकी कंट्रीज से, हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो मतलब ये सारे बेटा क्या थे इसके अंदर, सारे जो हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हम सेटअप किया। ठीक है,
डी रिजर्वेशन किया, ठीक है, अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि भाई कौन कौन सी कंपनी जो हैं जो ही इन प्रोडक्शन को कर पाएंगे, जो स्मॉल सेक्टर के अंडर आ पाएंगी, उनके ऊपर फोकस किया गया। हाँ जी, तो बोल रहा है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स रहा, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा बेटा, ठीक है, अब उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो देखो इससे क्या क्या चीज़ें निकल कर आई सामने। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे हुआ, हर एक कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन हुआ, बहुत बड़े लेवल पर वो फैलनी स्टार्ट हो गई है। जॉइंट वेंचर होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, दो कंपनी आपस में मिलनी स्टार्ट हो गई, लाइक मारुति सुजुकी इस टाइम हुआ था, ठीक है, हीरो होंडा था, मतलब इस तरीके से लार्सन एंड टर्बो था, ठीक है, इस तरीके से मतलब सारे जो जॉइंट वेंचर होने स्टार्ट हो गए, ब्रांड बिल्डिंग होनी स्टार्ट हो गई। आज हम ब्रांड के नाम सुन पा रहे हैं, तो इनके जो इनिशिएटिव जो है वो हालांकि बहुत पहले से चल रहा था, पर इंडिया में 1991 के बाद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया बेटा, ठीक है। फिर बोल रहा है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो लेटेस्ट हमें पता है कि हमें अगर अपनी कंपनी को कंपटीशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा सामान यहाँ पर निकाल के देना पड़ेगा लोगों को। कस्टमर के ऊपर फोकस किया गया, पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करती थी, बाद में कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई। कंज्यूमर को जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। शार्पली इम्प्रूव एंड कंपनसेशन लेवल, जो कंपनसेशन लेवल था जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता था, पहले बहुत लो लेवल था उसका, फिर उसको काफ़ी हाई लेवल इसका कर दिया गया बेटा, ठीक है। तो आज जो है हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी बेटा, वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हमने इसको बहुत कंसाइज फॉर्म में किया है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में उतना डीप नहीं है। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इनके मीनिंग करने थे, इनके फीचर्स और इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें फोकस नहीं करना था ज़्यादा, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो उसके रिगार्डिंग मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए बेटा, इनको ढंग से आपको पढ़ लेना है, क्लियर है। और इकोनॉमिक्स के अंदर आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डीमोनेटाइजेशन, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा। तो अगला टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।